देखो, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को फ्रॉड के बारे में बताया था। फ्रॉड क्या होते हैं, फ्रॉड के टाइप्स क्या होते हैं, और ऑडिटर फ्रॉड कैसे खोजेगा, और ऑडिटर की फ्रॉड से रिलेटेड कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, अब अपना एक अगला टॉपिक है टीमिंग एंड लेडिंग। टीमिंग एंड लेडिंग भी एक प्रकार का फ्रॉड होता है। टीमिंग एंड लेडिंग भी क्या होता है, एक प्रकार का फ्रॉड होता है। जो मतलब इसकी टोपी उसके सर, सुने हो ना एक वर्ड, ये वही होता है। तो इसके ऊपर है ना स्पेशल एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं बोल सकता हूं ऐसा कि इसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है टीमिंग एंड लेडिंग के ऊपर, और क्वेश्चन अगर आएगा तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। द टीमिंग एंड लेडिंग इज द मेथड, द टीमिंग एंड लेडिंग इज द मेथड बाय विच misappropriation of cash already committed is concealed for some time। टीमिंग एंड लेडिंग क्या है, एक मेथड है जिससे कैश का क्या किया जाता है, मिस एप्रोप्रिएशन किया जाता है। ठीक है, जो कि मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है, हाँ सही, एक मिनट। टीमिंग एंड लेडिंग मतलब क्या होता है कि है ना, पहले से कुछ आपने कैश का घपला किया हुआ है, आपने मतलब अकाउंटेंट ने कुछ कैश का घपला कर दिया पहले से। अब उस घपले को छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए वो मिस एप्रोप्रिएशन करते जाता है, और एक कंटिन्यूअस एक गलती किया, उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती करेगा, उसको छुपाने के लिए तीसरी गलती करेगा, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। टू अंडरस्टैंड टीमिंग एंड लेडिंग, कंसीडर दैट cash received from a debtor is not recorded in cash book and is misappropriated। टीमिंग और लेडिंग को समझने के लिए मान के चलो कि एक डेटर है, डेटर से है ना अपने को कैश मिला, डेटर से क्या मिला, कैश। कैश मिलता है, वो सबकी अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। तो अकाउंटेंट क्या किया, कैश मिला मान लो 10,000 रुपए, वो खुद रख लिया, उसकी एंट्री नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश रिसीव होने की डेटर्स। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, जो कैश मिला ना उसको तो मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। मिस एप्रोप्रिएट करना मतलब दबा देना, उसको घपला कर देना। लेटर व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनदर डेटर, हिज अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड बट द अकाउंट ऑफ फर्स्ट डेटर इज क्रेडिटेड। मतलब अभी मैं डेटर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। डेटर नंबर 1 से आपको कैश मिला 10,000 रुपए, तो अकाउंटेंट ने क्या किया, वो कैश को खुद रख लिया, उसकी एंट्री भी नहीं किया, कैश रिसीव हुआ। अब थोड़े दिन के बाद या कुछ समय के बाद दूसरे नंबर डेटर से अपने को कैश मिला, दूसरे नंबर के डेटर से कैश मिला। अब दूसरे नंबर के डेटर से जैसे ही कैश मिला ना, तो इससे भी मान लो 10,000 मिला, तो ये वाले को क्या करेगा, पहले वाले के बुक में एंट्री मारेगा, और दूसरे वाले को अभी एंट्री नहीं मारेगा। फिर तीसरे नंबर के डेटर से पैसा मिलेगा, तो वो किसके में बुक में मारेगा, एंट्री। तो मतलब गलती कहां करके बैठ गया, 10,000 शुरू का दबा लिया है, वो 10,000 शुरू का क्या कर लिया है, अंदर करके बैठ गया। उसको छुपाने के लिए क्या कर रहा है, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा चढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर कोई एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। देखते हैं आगे। अगेन व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड डेटर, हिज अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड बट दैट ऑफ सेकंड डेटर इज क्रेडिटेड। दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर सम टाइम टिल द पर्सन इज इन पोजिशन टू पे बैक द अमाउंट मिसएप्रोप्रिएटेड। मतलब ये अकाउंटेंट 10,000 चुराया है कि क्या किया, मिसएप्रोप्रिएट किया है। हो सकता है कि उसको पैसे की जरूरत होगी अकाउंटेंट को, ठीक है, तो उसने क्या किया, 10,000 रुपए उठा लिया। किससे मिला, डेटर से मिला। अब पहले डेटर के में एंट्री नहीं मारा, फिर दूसरा का पैसा जब आया तो उसको पहले वाले में चढ़ा दिया, दूसरे वाले के में एंट्री नहीं मारा। फिर तीसरे का पैसा आया, उसको दूसरे में चढ़ाया, तीसरे वाले के में एंट्री नहीं मारा। ये प्रोसेस चलते रहेगी। फिर बाद में क्या होगा मालूम है, इस आदमी के पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, तो क्या करेगा, ये पैसे को अगले के में रिकॉर्ड कर देगा। मतलब वो पैसे की चोरी नहीं की है, पैसे का यूज किया है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद फिर वापस वो भरपाई कर देगा उसकी। तो इस टाइप का अगर कुछ एक्ट होता है उसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। This process goes on for some time till the person is in position to pay back the amount misappropriated and correct the account or the fraud is discovered।
डिटेक्शन ऑफ टीमिंग एंड लेडिंग, कैसे पकड़ेंगे डिटेक्शन? ऑडिटर की जवाबदारी क्या है? ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ऑडिटर अगर चेकिंग कर रहा है, ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो कैसे खोज पाएगा? तो कुछ कुछ यहां पर टेक्निक्स दी हुई है जिसके माध्यम से आप टीमिंग एंड लेडिंग टाइप का कुछ अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसको पकड़ सकते हो। द ऑडिटर शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर। ऑडिटर शुड एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल इन रिगार्ड टू रिसिप्ट ऑफ कैश। ऑडिटर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। किसको एग्जामिन करेगा? इंटरनल कंट्रोल को। किस चीज से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल को? कैश के रिसिप्ट से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद इफ रिसिप्ट ऑफ मनी आर इशूड, चेक द काउंटर फॉइल्स ऑफ द रिसिप्ट विद द कैश बुक, पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू द अमाउंट एंड द डेट्स। हाँ आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई किसी को पेमेंट करता है या आपको पेमेंट मिलता है तो आप उसके बदले क्या इशू करते हो? रिसिप्ट इशू करते हो। क्या इशू करते हो? रिसिप्ट। रिसिप्ट का जो कागज होता है ना उसको काउंटर फॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल। तो जब ऑडिटर चेकिंग कर रहा है ना तो सारे रिसिप्ट को उसके काउंटर फॉइल के साथ चेक करो, डेट वेट भी मैच करो। टीमिंग एंड लेडिंग में क्या होता है? इसकी टोपी उसकी सब सर हो रही है, तो भाई पहले वाले का पैसा मिला वो तो अंदर हो गया, दूसरे वाले का मिला उसको पहले में डाल दिए। तो जब एंट्री हो रही है ना तो सब क्या करो? एंट्री मैच करो, सबकी एंट्री मैच करो। एंट्री मैच करने से डेट वाइज देखोगे, अमाउंट वाइज देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। He should carefully examine the debtor's balance and the ledger and make enquiry। क्या होता है? ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो बैलेंस शीट में जो अकाउंटेंट ने डेटर और क्रेडिटर की एंट्री करके रखा रहता है, तो उस डेटर और क्रेडिटर की एंट्री को डेटर्स लोगों से भी पूछो कि भैया आपका कितना पैसा बाकी है। जैसे आप लोगों को अभी कॉल आता है, कॉल आता है कि नहीं अभी अपने क्लास से कि जो जो आपने फीस पे करी है क्या करो? उसका स्क्रीनशॉट भेजो। क्यों? हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। क्रॉस चेक मतलब हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है और आप लोगों ने जो दिया है वो हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। आ रही बात समझ में? तो वैसे ही ऑडिटर भी क्या करेगा उस समय, फाइनली जब ऑडिटिंग करेगा तो वो डेटर्स के बैलेंस को चेक करेगा। कैसे? डेटर लोगों को बोलेगा भैया आप अपना रिकॉर्ड भेजो, क्योंकि डेटर को तो मालूम है ना वो कितना कितना पेमेंट किया है। तो इस तरीके से वो चेक करेगा। He should carefully examine the debtor's balance in the ledger and make enquiry. The auditor should pay particular attention to the cases where credit entries debtors are account। मतलब ऑडिटर को उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किधर? जहां पे डेटर्स के केस में क्रेडिट एंट्रीज दिख रही है। डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होना एक आम बात नहीं है, और डेटर अकाउंट में अगर क्रेडिट एंट्री दिख रही है तो ऑडिटर को वहां पे स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, वहां चेक करना पड़ेगा कि भाई यहां पे क्यों उसके में क्रेडिट हो गया, क्योंकि डेटर्स के में डेबिट होता है। सी वेदर द इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड टू ऑल कस्टमर दैट ऑल पेमेंट्स आर टू बी मेड ओनली बाय अकाउंट पे और अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट। आप ये भी चेक करो कि उस बिजनेस की ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं है कि वहां पे सारे डेटर्स लोगों को पेमेंट किस में करना पड़ेगा? अकाउंट पे चेक से या फिर बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट से करना पड़ेगा, और यहां पर किसी ने कैश पेमेंट तो नहीं कर दिया है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि चलो मैंने एक रूल बना दिया कि कोई भी स्टूडेंट अगर फीस देगा तो ऑनलाइन ही करेगा, कैश किसी को नहीं देना है। और अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई चेक कर रहा है तो लिखा है कि यहां पे कैश इतना रुपए मिला, तो फिर इससे क्या समझ में आता है? तो पहले तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, भाई आपके यहाँ ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट वाला, ठीक है, और आपके यहाँ कैश रिसीव होके रखा हुआ है, तो यहां पर गड़बड़ी होने का चांस है। ठीक है, आगे ही शुड स्क्रूटनाइज मतलब चेक करना, कस्टमर्स लेजर पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू द रीजन फॉर पार्ट पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट एटसेट्रा। कस्टमर के लेजर को स्क्रूटनाइज करो और ये भी देखो कि किसी कस्टमर ने कोई पार्ट पेमेंट तो नहीं किया है, मतलब 10,000 लेना था तो 5,000 तो नहीं दिया है, या कोई कम पैसा तो नहीं दिया है, ये भी चेक करो। The dates of the receipts and the dates of entries in the cash book should also be verified. They should be the same. जो रिसिप्ट की एंट्री है, डेट है रिसिप्ट की, जो कागज देते हैं उसको कैश बुक से भी चेक करो, और वो सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। The auditor should verify in detail the entries of bad debt written off,
स्पेशल डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट रिकवरी एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में बैड डेट हो जाता है। क्या हो जाता है? बैड डेट। जैसे अकाउंटेंट लोग है ना, मेन एंट्री वेंट्री करने का, हिसाब किताब मिलाने की जवाबदारी किसकी होती है? अकाउंटेंट लोग की। किसी कस्टमर से पैसा लेना रहा होगा, 2-3 साल से पैसा नहीं दिया, तो अकाउंटेंट क्या कर दिया? उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया। क्या रिकॉर्ड कर दिया? और सामने वाला जबकि पैसा देके गया है, 2-3 साल से पैसा नहीं दिया है, तो उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया? बैड डेट। और उससे जो पैसा मिला वो खुद रख लिया। आई बात समझ में? या फिर दूसरा, बैड डेट की रिकवरी समझते हो? बैड डेट की रिकवरी मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिलना। डूबा हुआ पैसा जब वापस मिलता है तो जो अकाउंटेंट एंट्री करता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है, तो वहां पर उसके दिमाग में अगर बत्ती जल गई कि ये पैसा तो डूबा हुआ है, मालिक को पता नहीं है कि पैसा डूबा हुआ है, मतलब मालिक को ये पता है पैसा डूबा हुआ है, अब सामने वाला वापस ला के दे रहा है, अब मालिक को उससे थोड़ी कोई मतलब है, तो डूबा हुआ मान गया है, अब सामने वाला ला के दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं, उसको बैड डेट की रिकवरी की एंट्री नहीं करते, वो पैसा अंदर कर लेते हैं। हरी बात समझ में? तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना, तो उसको ये देखना है कि भाई बैड डेट जो काटे गए हैं तो उसकी एंट्री चेक करो, यहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, स्पेशल डिस्काउंट जितना देना चाहिए उससे अधिक डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्यों चीज के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं? बैड डेट की रिकवरी वगैरह तो नहीं है, इसको भी चेक करो। और ये भी देखो कि ये जो सब रिकवरी बैड डेट ये सब हो रहा है, वो किसी अथॉरिटी ने अप्रूव किया है कि नहीं। मतलब अकाउंटेंट अपने मर्जी से बैड डेट की एंट्री नहीं मार सकता, पहले उसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बाद वो कंफर्म होगा कि हाँ भाई रिकॉर्ड करना है, तभी वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। तो ऑडिटर को ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? टीमिंग एंड लेडिंग। टीमिंग एंड लेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है, हिंदी में अगर बोलूं तो, इसकी टोपी उसके सर। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये टॉपिक खत्म हो चुका है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट उसको ये चेक करना है कि कैश का कहीं पे मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है टीमिंग एंड लेडिंग के जरिए। टीमिंग एंड लेडिंग के जरिए कहीं कैश का क्या नहीं हो रहा है? मिस अप्रोप्रिएशन। ये सब वर्ड है, आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ऑडिट की अपनी खुद की भाषा है। हरी वसन में आप अपने मर्जी से कोई भी छोटे मोटे या अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं डालोगे ना, तो हो सकता है आपके नंबर कम आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कैश का क्या लिखोगे? अगर आपकी मर्जी आई तो आप क्या लिखोगे? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के बदले आप क्या लिखोगे? मिसयूज लिखना ही नहीं है। ये ऑडिट अपना शब्द देता है, तो आपको कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो है ऑडिट के, वो याद करने पड़ेंगे। वो कैसे याद होगा? जब आप वो थ्रू करोगे ना, रीडिंग करते करते करते, तो आपको आ जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे वो। तो टीमिंग एंड लेडिंग उसमें से एक प्रोसेस होती है कैश के मिस अप्रोप्रिएशन करने की। मतलब यहां पर क्या कर रहा है अकाउंटेंट? पैसा आ रहा है और पैसे का गबन कर दे रहा है। मिस अप्रोप्रिएशन या एम्बेजलमेंट को क्या बोलते हैं? गबन करना या घपला करना। ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए ऑडिटर को कौन कौन से एरियाज को चेक करने पड़ेंगे, ऑडिटर को कौन कौन से एरिया में चेकिंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर ए से लेकर एच तक। तो पहला पैराग्राफ जो है वो टीमिंग एंड लेडिंग के बारे में बताता है, और जो दूसरा वाला पॉइंट वाला जो पैरा है वो क्या बताता है? वो डिटेक्शन के बारे में बात करता है, चेक कहां कहां करना है ऑडिटर। क्लियर है? चलो, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। क्यों कराता है कोई मतलब ऑडिटिंग कराने के पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्ट्स को है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया। पहला क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है? सेकेंडरी, और तीसरा अदर। हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग जो है, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा अदर। ठीक है, अलग अलग ऑथर की बुक में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अदर ऑब्जेक्टिव को उन लोगों ने शायद सोशल ऑब्जेक्टिव, तो ये तो वो ऐसे करके इसको और भी कैटेगरीज में डाल दिया होगा। तो मैंने क्या कर दिया, सबको एक में मर्ज कर दिया। मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना 2 ये है, उसके बाद आप अदर करके सबको एक साथ भी लिख सकते हो। चलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटिंग का? कि बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है? एग्जामिन करना है। और दूसरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेरिफिकेशन करना है किसका?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इसका वेरिफिकेशन करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू The main object of auditing is to examine accounting books. Examination means to compare and cross-check the accounting record with related vouchers. जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जर्नल एंट्री, लेजर, उसको आपको क्या करना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वाउचर है उससे क्रॉस चेक करना है, कंपेयर करना है। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रिलेटेड वाउचर एंड अदर अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, that is balance sheet at given date is properly drawn up and profit and loss present true and fair view। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अप्रोप्रिएट और रिलेटेड वाउचर के साथ क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये देखना है कि बैलेंस शीट जो है उस डेट पर प्रॉपरली बनी हुई है कि नहीं, और प्रॉफिट और लॉस जो है ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, डिटेक्शन ऑफ एरर, जो गड़बड़ियां हुई है उसको क्या करना, डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन की बात होती है, तो ऑडिटिंग करना मतलब डिटेक्शन करना एरर्स का और फ्रॉड का, डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब खोजना, और दूसरा होता है दूसरा होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब जो एरर्स और फ्रॉड होते हैं उसको प्रिवेंट करना। आ रही बात समझ में? थर्ड वाला प्रिवेंशन, जैसे देखो मान लो कोई किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो बीमारी हो गई तो बीमारी का पता चलना मतलब खोजना, डायग्नोसिस करना कि इसको क्या बीमारी हुई है, उसको बोलेंगे डिटेक्शन। उसको बीमारी हो चुकी है उसको खोजना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां है उसको खोजना, इसको बोलेंगे डिटेक्शन। और प्रिवेंशन मतलब आपको बीमारी ना हो, आपको मतलब सामने वाले को बीमारी ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना कि वो गड़बड़ियां वापस से ना हो। ठीक है। डिटेक्शन जो होता है ये पोस्ट पेड टाइप का होता है, मतलब गड़बड़ी होने के बाद खोजने का काम होता है, और प्रिवेंशन जो होता है प्रीपेड टाइप का होता है, मतलब होने नहीं देना, पहले ही कर लेना वो काम। हाँ, प्रिकॉशन बोलो प्रिवेंशन बोलो एक ही मतलब है। उसके बाद अदर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर का पैसा लगा रहता है फाइनेंस बिजनेस में, शेयर होल्डर का क्या लगा रहता है, पैसा। तो शेयर होल्डर का पैसा लगा है, तो शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर का काम क्या है, बिजनेस में पैसा लगाना, कंपनी चलाना। जैसे मेरा टाटा मोटर्स में पैसा लगा हुआ है, 2-3 लाख रुपए मैंने डाल के रख दिया है, तो कायदे से बोला जाए तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर, मतलब कंपनी का मैं मालिक हूं। अब मैं क्या टाटा मोटर्स में जाऊंगा, मेरे पास टाटा की भी गाड़ी है, तो जाऊंगा मैनेजर के कुर्सी में बैठ जाऊंगा, नहीं मेरी कंपनी है बोलूंगा, है ले तो नट निकल गए तो टाइट कर दे, कुछ भी करा सकता हूं क्या। रिलायंस में मेरा पैसा लगा, फोकट में जाकर पेट्रोल डालूंगा, मेरा ही दुकान है, मैं मेरा डालू करके मेरे में पेट्रोल डालू, ऐसे करूंगा क्या। बिजनेस का पैसा बस लगा है, बाकी बिजनेस को चलाता कौन है, डायरेक्टर्स। कंपनियों को चलाता कौन है, डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर लोग कंपनी को चला रहे हैं और पैसा कौन लगा के रखा है, शेयर होल्डर। तो डायरेक्टर अपनी मनमानी करेंगे वहां पे, तो शेयर होल्डर का पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए ऑडिट कराया जाता है, ताकि ऑडिट कराने से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है उसका चेकिंग हो जाता है। डायरेक्टर लोग अकाउंटिंग करते समय किसी प्रकार का गड़बड़ी, एरर, फ्रॉड ये सब तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, टू स्टॉप इवेजन ऑफ टैक्सेस, टैक्स की चोरी करने के लिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अकाउंटिंग के जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसमें कुछ कुछ खर्चे बढ़ा के दिखा देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स की चोरी करने का काम करते हैं, या फिर किसी इनकम को ही उड़ा देंगे, सेल्स कम दिखा देंगे, तो उससे क्या होगा, टैक्स की चोरी होती है। तो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, ऑडिट कराया जाता है। क्रिएशन ऑफ स्टॉप कैपिटल इरोजन, स्टॉप कैपिटल इरोजन मतलब, स्टॉप कैपिटल इरोजन का एक एग्जांपल है, ऑडिट कराना इसलिए जरूरी है, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होते जाता है ना, तो वहां हर काम एक ही आदमी नहीं करता है, काम बटा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई
मेरे को यहाँ पे कोई प्रिंटर खरीदना है मान लो अपने क्लास के लिए। अब मैं इतना बड़ा हो गया क्लास की, अब मैं अपने स्टाफ को बोलूंगा जाओ प्रिंटर खरीद के आओ, ठीक है, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं अपने स्टाफ को बोलूंगा कि जाओ तुम खरीद कर आओ। अब स्टाफ गया प्रिंटर खरीदने के लिए, प्रिंटर मान लो 15,000 रुपए का है, प्रिंटर मान लो कितने का है, आप लोग सुने होंगे कि जो स्टाफ लोग कुछ कुछ खरीदी करते तो उसमें पैसा जुड़वा देते अपना, भैया 15,000 का, एक काम करो 15,500 का बिल बना दो, ऐसा सुने हो ना, बढ़ा के बिल बनाना। तो इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, बिजनेस का। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, बिजनेस का, मतलब बिजनेस की कैपिटल जा रही है। तो ऑडिटिंग जब होता है ना, तो ऑडिटिंग में है ना ये भी देखा जाता है कि भाई कोई खर्चा किया जा रहा है ना, वो उसके फेयर रेट पर किया जा रहा है कि नहीं। फेयर रेट मतलब सोचते हो ना भाई, प्रिंटर आपका 15,000 का था, आपका बिल बना है 15,500 का, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा कैसे लग रहा है। तो जो खरीदता है, जिसको अथॉरिटी दी गई खरीदने की, उससे इंक्वायरी करेगा ऑडिटर कि ये पैसा एक्स्ट्रा क्यों लगा यहाँ पे, और सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा फिर उसका। आ रही बात समझ। तो ऑडिटिंग के कारण कैपिटल एरोजन भी क्या होती है, रुकती है। मतलब फालतू खर्चे में ऑडिटिंग क्या करता है, रुकावट डालता है, फालतू खर्चे होने नहीं देता। क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट, अब सब चीज सही सही चलेगा, कोई गलतियां नहीं होंगी, कुछ फ्रॉड नहीं होंगे, तो कैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, बिजनेस में हेल्दी एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कुछ कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि ऑडिट आपको कराना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि आपका बिजनेस का अगर टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। जीएसटी एक्ट बोलता है अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो उन एक्ट में बोल दिया गया है, मतलब आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। तो ऑडिटर फिर उसका क्या करता है, कॉम्प्लायंस कराता है। कॉम्प्लायंस मतलब वो जो बोला गया है एक्ट में, उसका काम को पूरा करवाना, ठीक है। टू सेटिस्फाई द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर गड़बड़ सड़बड़ बना के दे देंगे तो सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं। तो ऑडिटिंग कराने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या मिले, सेटिस्फेक्शन, जो चाह रहे वो मिले उनको। एडवाइस टू द मैनेजर, अब ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा तो उसको 10 प्रकार की चीजें मिलेगी बिजनेस में कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजर लोगों को एडवाइस देगा, भैया ऐसा ऐसा किया करो, ऐसा ऐसा मत किया करो। मॉरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉय लोग जो काम कर रहे हैं उनको एक मन में डर रहेगा, एक भय रहेगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या होता है, ऑडिटिंग होता है। तो उन लोग है ना चोरी वोरी करने से और इस तरीके के उल्टे सीधे काम करने से क्या होंगे, मतलब हिम्मत नहीं करेंगे। तो मॉरल इफेक्ट डालना एम्प्लॉयज के ऊपर। तो हमने आज क्या कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में मैं बोलूं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग में पहला अपन ने टॉपिक किया था एरर्स, दूसरा अपन ने क्या किया था, फ्रॉड, तीसरा अपन ने क्या किया था, फ्रॉड का एक स्पेशल टाइप होता है टीमिंग एंड लैडिंग, ये मान के चलो एक शॉर्ट नोट आ सकता है। और उसके बाद अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये यूनिट नंबर 1 का दूसरा चैप्टर था। यूनिट नंबर 1 में एक चैप्टर और आएगा इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीजर वाला, वो अपन करेंगे। तो उस मतलब टोटल मैं आप लोगों को अभी तक 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। टोटल कितने क्वेश्चन करा डालो, 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। 3 क्वेश्चन बोलता हूं, 3 बड़े बड़े टॉपिक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चैप्टर और कराऊंगा, जो यूनिट नंबर 1 फिर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं ना इसका पीडीएफ आज आप लोगों को ऐप में डल जाएगा, और प्रिंटेड यूनिट नंबर 1 खत्म होने के बाद एक एक यूनिट वाइज मैं आप लोगों को प्रिंट देते जाऊंगा, ठीक है। और एक फोल्डर भी दूंगा साथ में, ताकि आप लोग उसको संभाल के रखते जाना, ठीक है।